हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे। आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा एक पत्र और एक लेख। ये जो दिख रहा होगा एक पत्र और एक लेख, इसके लेखक भगत सिंह हैं। तो आइए हिंदी की 12वीं क्लास की चैप्टर 6 की शुरुआत करते हैं। और बहुत ज़बरदस्त तरीका से, बिंदास तरीका से इसको हम लोग पढ़ते हैं। पूरे थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद में क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। बस ये चैप्टर पूरा अंत तक आप इस क्लास में बने रहिएगा। ये चैप्टर जो है आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से हम पढ़ाने वाले। आइए शुरू करते हैं। तो एक पत्र और एक लेख का बात करेगा तो इसके लेखक जो है भगत सिंह है, यहाँ पर दिख रहा होगा, क्योंकि भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था। वही पत्र के बारे में यहाँ पर बताया गया। आइए थोड़ा सा देखते हैं लेखक परिचय। तो माय डियर, लेखक परिचय की बात करेंगे तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। 28 सितंबर 1907 को हुआ था। निर्धन 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में उनको फांसी दे दी गई थी। आप सभी को ये पता होगा, ठीक है, क्योंकि भगत सिंह को ही सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और पूछेगा कौन सा षड्यंत्र में, तो लाहौर के षड्यंत्र में उनको फांसी दे दिया गया। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जन्म स्थान इनको बंगा चक पड़ता है। जन्म स्थान क्या है? बंगा चक जो है ना, नंबर 105, गगौरा ब्रांच, वर्तमान लायलपुर पड़ता है। जो लायलपुर कहाँ है? लायलपुर अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, क्योंकि हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो इंडिया को अलग और पाकिस्तान को अलग दो हिस्सों में बांट दिया गया है ना। तो इनका जो घर है वो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। इनके माता का नाम जो है विद्यावती है और पिता का नाम सरदार किशन सिंह। तो ये सरदार किशन सिंह के बेटे थे भगत सिंह, माय डियर, याद रखेंगे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करेंगे कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, यानी कहाँ से पढ़े। तो प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव में ही हुआ था। और गांव में आप इसको जो जो हम हाईलाइट कर रहे हैं कर लीजिएगा, यानी गांव में इनके प्रारंभिक शिक्षा हुआ। बंगा गांव है, बंगा में लाहौर में डीएवी कॉलेज से इन्होंने 9वीं तक की पढ़ाई किया और डीएवी के दौरान पढ़ाई छोड़ दिया। यानी 9वीं तक की पढ़ाई किए। पढ़ाई के बाद में इन्होंने 9वीं क्लास तक पढ़ने के बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, है ना, क्योंकि वे जो है आपको क्रांतिकारी थे और क्रांति में कूद पड़े, ठीक है। परिवार की इनकी बात करें तो जितना बताए उतना ही कम है। पूरा इनका परिवार जो है आप देखेंगे, पूरा परिवार, संपूर्ण परिवार स्वतंत्रता सेनानी था। इनके चाचा से लेकर के इनके पापा से लेकर के टोटल इनके घर में का लोग स्वतंत्रता सेनानी था। नहीं, देश को आज़ाद कराने के लिए इन लोगों ने अपनी प्राण को बलिदान दिया था, ठीक है। प्रभाव की बात करेंगे, आखिर इनके दिलो दिमाग में इतना ज़बरदस्त प्रभाव कैसे आया, किस तरीका का इन्होंने जो है ये आगे बढ़े। और इस तरह प्रभाव संपूर्ण परिवार में स्वतंत्रता सेनानी जो है, पूरे परिवार में स्वतंत्रता सेनानी की प्रभाव जो है वो आपको कैसे आया तो देखिएगा, है ना। क्योंकि बचपन में करतार सिंह जो थे इनके चाचा, है ना, सराभा, और 1914 में गदर पार्टी के प्रति तीव्र आकर्षण था। और 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह मात्र 8 वर्ष के थे और सराभा का चित्र अपनी जेब में रखते थे। सोचिए कि वो जेब में रखते थे कि उसको जो फांसी जो हुआ था, इनके दिल में बहुत दर्द हुआ था और भगत सिंह ने सोच लिया था कि हम जो है क्रांति करेंगे। ऐसे थे भगत सिंह, समझ गए। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो नीचे देखेंगे, ठीक है। गतिविधि एक्टिविटी की बात करेंगे। एक्टिविटी में इनका क्या है तो माय डियर, एक्टिविटी में गतिविधियां में 12 साल की उम्र जब था इनका, उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और वहीं जलियांवाला बाग की मिट्टी से क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत करते हैं, यानी वहाँ की मिट्टी को लेते हैं, है ना। और इसके बाद में सौगंध खाते हैं कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। 1922 में जो आपको पता है चौरी चौरा कांड हुआ था। गोरखपुर के पहले एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है चौरी चौरा गाँव, है ना, वही रेलवे स्टेशन है। वही चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी और कांग्रेस से मोह भंग हो गए थे, यानी उनके मोह में आ गए थे, ठीक है। 1923 में चौरी चौरा कांड के बाद 1923 में, है ना, पढ़ाई छोड़ दिए और घर छोड़कर गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ जो है 1926 में नौजवान भारत सभा का स्थापना किया, जो कि मस्ट भी यही है। इसको आप जो है जैसे मन करे वैसे याद रखेंगे। 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया, ठीक है। इसके बाद 1928 से 31 में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर, आप इस सब को हाईलाइट कर लेंगे, 29 को बटुकेश्वर जो है दत्त, है ना,
हाँ, बटुकेश्वर दत्त कहाँ गया? हिंदुस्तान में बटुकेश्वर। आगे बढ़ते हैं और इधर आइएगा। बटुकेश्वर के बाद में आपको ऊपर दिख रहा होगा दत्त, दिखा? देखिए यहाँ से थोड़ा जूम कर देते हैं, है ना। बटुकेश्वर दत्त क्या है माय डियर? बटुकेश्वर दत्त तो 28 बटुकेश्वर दत्त राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे और गिरफ्तार हो गए। याद रखिएगा कब बम फेंके और कब गिरफ्तार हो गए, है ना। ये सब आपको अंदर से एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, आगे कृतियाँ की बात करें, रचना की तो इनकी रचना कौन कौन सी है? तो रचना आपको याद करने की ज़रूरत है। और रचना में देखेंगे माय डियर, तो यहाँ पर इनकी जो रचना है वो रचना में पहला है पंजाब की भाषा। पंजाबी थे इसीलिए इन्होंने लिखा पंजाब की भाषा। लिपि समस्या, लिपि समस्या के बाद लिखेंगे, है ना, देश विश्व प्रेम, है ना, विश्व प्रेम के बाद युवक, युवक के बाद मैं नास्तिक क्यों हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीतिक, सत्याग्रह और हड़ताल, बम का दर्शन। जब बम फेंके तो बम का दर्शन इसके पहले है, सत्याग्रह और हड़ताल एक पहले है, विद्यार्थी और राजनीति इसके पहले, अछूत समस्या जो छुआछूत होती थी उसके बारे में, इसके बाद है पंजाब की भाषा, है ना, और इसका लिपि की समस्या, है ना, विश्व, विश्व क्या है देखेंगे यहाँ पर, विश्व प्रेम है, युवक, ये सब का सब आप याद रखेंगे। इनकी रचना है। और नीचे जो दिया है सचिंद्र नाथ सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन और ड्रॉन ब्रीन की आत्मकथा का इन्होंने अपने भाषा में अनुवाद किया था, ये सब याद रखेंगे। विद्यार्थी और राजनीति लेख का सारांश यहाँ पर दिया हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि इसमें क्या है। तो भगत सिंह के बारे में इसका सारांश देखते हैं और सारांश के साथ साथ में और जो सारांश में नहीं दिया है वो आपको बताएंगे। आप इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये सारांश, है ना। हम सारांश देखते हैं, ठीक है, और सारांश के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए आते हैं नेक्स्ट। देखो, प्रस्तुत लेख में भगत सिंह ने एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय प्रकट किया है। भगत सिंह का एक महत्वपूर्ण विषय, वे कहते हैं कि विद्यार्थी की राजनीति में भूमिका होनी चाहिए या नहीं। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेनी चाहिए या नहीं, राजनीति में विद्यार्थी को भूमिका होना चाहिए कि नहीं। यानी कहने का मतलब हुआ माय डियर कि विद्यार्थी जो है उन लोगों को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। विद्यार्थी के लिए जो राजनीति में भाग लेना अच्छा होता है या बुरा होता है ना, इस सभी के बारे में भगत सिंह बताए हैं। देखिए लिखा है, भगत सिंह का मानना था, भगत सिंह का कहना था कि छात्रों को भी राजनीति में भाग लेना चाहिए। भगत सिंह का मानना था कि छात्रों को भी राजनीति में भाग लेना चाहिए, जो कि मोस्ट VBI है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि भगत सिंह के अनुसार जो हो गया कि छात्र को राजनीति में भाग अवश्य लेनी चाहिए। लेखक के अनुसार, यानी लेखक कहते हैं कि विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए, है ना, यहाँ हुए कर लीजिएगा, जारी रखते हुए राजनीति में भाग लेना चाहिए। जिन नौजवानों को देश का भविष्य तय करना है उन्हें राजनीति से अलग रखकर अकल का अंधा बनना उचित नहीं है। अकल का अंधा बनना समझ रहे हैं ना, अकल का अंधा बनना मतलब सब जानते हुए भी मतलब अनजान बनना के हटाओ ना, जो हो गया सो हो रहे हो, हमको क्या मतलब है। अगर सब लोग ऐसा ही सोचेंगे कि हमको क्या मतलब है, तो फिर समझ रहे हैं ना, तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो भगत सिंह कहते हैं माय डियर कि इस विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए ताकि अपने देश का भविष्य तय कर सके कि हमारा देश कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, है ना। क्योंकि विद्यार्थी ही जो है वो अपना हक के लिए लड़ेगा, विद्यार्थी ही अपना हक के लिए लड़ेगा, ना कि दूसरा कोई लड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। जिन नौजवानों को देश का भविष्य तय करना है, राजनीति से अकल का अंधा बनना उचित नहीं है। कहते हैं कि लेखक मानते हैं कि, लेखक यानी भगत सिंह मानते हैं कि छात्रों का मुख्य कार्य पढ़ाई करना है। छात्रों का मुख्य काम क्या है देखिएगा, लेखक मानते हैं कि छात्रों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, लेकिन देश की परिस्थिति का ज्ञान और उसके सुधार के उपाय करना भी छात्रों का क्या है, कर्तव्य है। यानी देश की स्थिति परिस्थिति कैसे होगी, उसमें सुधार कैसे होगा, है ना, उस सुधार का उपाय करना छात्रों का क्या है, कर्तव्य है। आगे लेखक कहते हैं कि पंजाब की सरकार, जो पंजाबी थे, तो पंजाब की सरकार विद्यार्थी से कॉलेज में दाखिल होने से पहले या आज से की शर्तें पर हस्ताक्षर करवा लेती है। यानी क्या हस्ताक्षर करवाती है, सुनिएगा,
यानी लेखक कहते हैं कि पंजाब की जो सरकार है वो हस्ताक्षर करवाती है विद्यार्थी से, देखिए शर्त पर हस्ताक्षर करवा लेती है कि वे राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर कोई विद्यार्थी कहता है कि नहीं हम राजनीति में हिस्सा लेंगे, तो उस विद्यार्थी को क्या किया जाता था, उस विद्यार्थी को जो है आपको बता दें कि उस उस वि- उस विद्यार्थी को जो है उस विद्यार्थी को निकाल दिया जाता था स्कूल से, समझ रहा ना, तो उसको निकाल दिया था। ऐसी शिक्षा छात्रों को क्लर्क बना सकती है और कुछ नहीं। कह रहा है कि ऐसे शिक्षा जो है छात्र को सिर्फ क्लर्क बनाएगी, बाकी कुछ नहीं। अर्थात लेखक कहते हैं कि प्रोफेसर का अपना ही ज्ञान अधूरा है। लेखक कहते हैं कि जो प्रोफेसर का ज्ञान है वो अधूरा है। जब कोई विद्यार्थी प्रोफेसर को रूसी लेखक की पुस्तक दिखाता है ना, तो इसके बाद में क्या करते हैं, छात्र को बेल्सविक पार्टी का सदस्य कहते हैं। यानी भगत सिंह ये कहते हैं कि ये जो है राजनीति में भाग नहीं लेना है ना। अगर कोई प्रोफेसर को अगर रूसी पुस्तक दिखाता है, रूस वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि बेल्सविक पार्टी क्या है, और एक और आपको दिमाग में चल रहा होगा कि प्रोफेसर का अपना ही ज्ञान अधूरा है। यानी जो स्कूल में पढ़ाने वाले प्रोफेसर है उसके बारे में लेखक के बारे में भगत सिंह कहते हैं जब कोई विद्यार्थी प्रोफेसर को रूसी पुस्तक की मतलब दिखाता है, रूसी लेखक यानी रूस के रहने वाले लेखक के बारे में, तो छात्रों को बोल्शेविक पार्टी का सदस्य कहते हैं कि तुम बोल्शेविक पार्टी का सदस्य हो गया, जो कि मतलब ये गलत होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए माय डियर, तो अंत में भगत सिंह क्या कहते हैं, अंत में भगत सिंह कहते हैं, है ना, भगत सिंह का कहना है अंत में, है ना, कि भगत सिंह का कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिश्रम से पढ़ाई करते हुए देश की राजनीति में हाथ बटाए, न कि सारा चीज़ छोड़ छाड़ कर राजनीति में हाथ बटाए। भगत सिंह कहते हैं कि परिश्रम कीजिए, और परिश्रम के साथ साथ में राजनीति में हाथ बटाइए। वे कहते हैं कि जिस प्रकार इंग्लैंड के छात्र कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े, उसी प्रकार भारतीय छात्र को भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेनी चाहिए। यानी उस समय की बात है जब जर्मनी में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इंग्लैंड के जो छात्र थे, इंग्लैंड और जर्मनी दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, तो इंग्लैंड के जो छात्र थे वो कहेंगे कि हम नहीं छोड़ेंगे, है ना, कहे थे कि हम नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद आपको बता दें कि ये जो इंग्लैंड के छात्र थे, वो इंग्लैंड के छात्र कॉलेज को क्या कर दिए, छोड़ दिए। कॉलेज को छोड़कर जर्मन के खिलाफ यानी जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े। उसी प्रकार भगत सिंह कहते हैं भारतीय छात्रों को कि भारतीय छात्र उठो जागो, और तुम भी जो है पॉलिटिक्स में हिस्सा जो है क्या करो, लो। यानी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की तुम्हें क्या है, जरूरत है। अगर नहीं हिस्सा लोगे तो फिर दिक्कत है, समस्या है। ठीक है, अब एक पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में इन्होंने जो है एक बाबू मेरे पत्र लिखे हैं। वो किसको लिखे हैं, सुखदेव को। सुखदेव के नाम ये सारांश है। इनके मित्र थे सुखदेव, और सुखदेव के बारे में है, तो सुनिएगा क्या है। भगत सिंह द्वारा अपने क्रांतिकारी मित्र, क्योंकि उनका मित्र जो सुखदेव थे, उनके पत्र का प्रतिचूर इस पत्र के माध्यम से दिया है कि जिसमें उन्होंने कुछ समस्याओं और कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। यानी कुछ समस्या और कठिनाई की ओर ध्यान खींचे हैं, और कहते हैं भगत सिंह ने अपने और सुखदेव के भीतर आने वाले परिवर्तन को बताया है। अपने और सुखदेव के भीतर आने वाले परिवर्तन को बताया है कि क्या क्या परिवर्तन लाना पड़ेगा। और उन्होंने बताया है कि पूर्व के वर्षों में यानी पहले के वर्ष में सुखदेव आत्महत्या को अत्यधिक विकृष्ट और अवांछनीय कृत्य मानते थे। यानी आत्महत्या पहले कहते थे कि नहीं, आत्महत्या करना पाप है, निकृष्ट है, नहीं करना चाहिए, अवांछनीय है, मतलब गलत है, ये जो ठीक नहीं है। लेकिन वही सुखदेव जो है पत्र लिख करके जब भगत सिंह को कहते हैं कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, उसी पर भगत सिंह कहते हैं कि तुम तुच्छ है ना, मरना है तो ऐसे मरो कि लोग याद रखें। मरने वाले तो प्रत्येक दिन मरते हैं, लेकिन बहुत नसीब वाले होते हैं जो मरते हैं तो उनको कफन मिलता है, कुछ सॉरी कफन के जगह पर तिरंगा मिलता है ना। यानी आप ऐसे मरो कि मरो तो लोगों को लगे कि कोई क्रांतिकारी था, जो इस तरीका के मरो कि जो है
कोई तुम्हें याद न रखे। ठीक है, यानी भगत सिंह का कहना है माय डियर कि सुखदेव की आत्महत्या को अत्यंत निकृष्ट और अवांछनीय कृत्य मानते हुए कहते हैं भगत सिंह कि इसका समर्थन करते थे, लेकिन कालांतर में यानी कुछ समय बाद में भगत सिंह आत्महत्या को कायरता कहते हैं। कहते हैं आत्महत्या करना कायरता है, यानी कायर हो, कायर समझते हो ना, डरपोक हो, है ना, निडर बनो। कायरता, निराश, कहते हैं कि जिंदगी से आप हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, और असफलता से निर्मित, यानी आप असफल है, जिसके कारण जो है आप क्या कर रहे हैं, आत्महत्या करने जा रहे हैं। ऐसे भगत सिंह का जो है वो कहनाम है, यानी असफलता से निर्मित। और भगत सिंह कहते हैं कि मानसिकता का परिणाम मानते हैं कि असफलता से बना हुआ मानसिकता का परिणाम है, और मानसिकता का परिणाम है इसमें बताते हैं सुखदेव, और कुछ अवस्था में आत्महत्या को अनिवार्य और आवश्यक मानते हैं पवन सुखदेव। यानी माय डियर सुखदेव का कहना है कि कुछ अवस्था में आत्महत्या को अनिवार्य बताते हैं, नहीं कभी कभी ऐसा होता है ना, जो आत्महत्या करना ही ठीक ठाक होता है, और आवश्यक मानते हैं सुखदेव। और इसी को भगत सिंह जो है विरोध कहते हैं, विरोध करते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आत्महत्या करना क्या है, पाप है, आत्महत्या करना क्या है, पाप है ना। ऐसे जो है भगत सिंह जो है कहते हैं। ठीक है, भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य किसी भी काम को उचित मानकर ही करता है, यानी भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य किसी भी काम को उचित मानकर करता है। वे कहते हैं कि काम को रोकने के बाद परिणाम का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए, कि काम जो रुक गया उसके बाद उसका परिणाम क्या होगा, उस परिणाम का सामना करने के लिए आप रेडी हो, तैयार हो। ऐसे भगत सिंह कहते हैं, देखिए लिखा हुआ है ना। वे कहते हैं कि अगर मृत्यु दंड मिलना तय है, भगत सिंह का कहनाम था, यदि हम जो काम किए हैं, है ना, जब ये लोग जेल में थे उसी समय पत्र लिखते हैं सुखदेव को, और कहते हैं कि अगर मृत्यु दंड, वे कहते हैं कि अगर मृत्यु दंड मिलना तय है, अगर तय है तो हमें धैर्य पूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, कि वो एक दिन आएगा जिस दिन हमें क्या होना चाहिए, क्या होना है, फांसी पर झूलनी है। सोचिए हम लोग होते तो सोचते हैं कि बाप रे बाप इस दिन हमारी फांसी होने वाली है, अब क्या होगा। लेकिन ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति है, इनके लिए एक बार तालियां हो जाए भगत सिंह के नाम पर। जय भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह अमर रहे। ठीक है, तो मेरे विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह सोचिए मृत्यु दंड की क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, कि अगर धैर्य पूर्वक, मतलब दिल में धैर्य रख करके, है ना, कि एक दिन मुझे क्या मिलेगी, मृत्यु दंड मिलेगी, मुझे फांसी होगा, लेकिन आत्महत्या कर लेना तो कायरता होगी। भगत सिंह लिखते हैं पत्र सुखदेव को, कहते हैं कि मेरे मित्र, मेरे प्यारे सुखदेव, अगर आत्महत्या हम लोग कर लेते हैं तो ये कायरता होगी। उस दिन को देखो, उस दिन आएगा, और जिस दिन हम लोगों को फांसी होगा, और उस दिन हम लोग इस दुनिया से अलविदा करेंगे, तो एक भगत सिंह के मरने के बाद हजारों करोड़ों भगत सिंह जन्म लेगा, और हमारा देश आज़ाद होगा। ऐसे भगत सिंह का कहना है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं माय डियर, और आगे सुनिएगा। भगत सिंह उन लोगों की सराहना करते हैं जो जेलों का दंड भुगत कर लौटने के बाद भी संघर्षरत हैं। भगत सिंह उन लोगों की सराहना करते हैं, यानी भगत सिंह उन लोगों को सराहते हैं, बताते हैं जो लोग जेलों का दंड भुगत कर, यानी जेल से मतलब उनको दंड मिला है, मतलब दंड समझते हो ना, यानी जेल में उनको रखा गया है ना, वो कैदी के रूप में, और उसके बाद भी वो संघर्ष कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मुझे मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई जाएगी। भगत सिंह कहते हैं कि मुझे मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई जाएगी, इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है, यानी पूरा भरोसा है। भगत सिंह को पहले से ही भरोसा था कि हमें फांसी होगी, और मुझे किसी भी प्रकार की क्षमा या नर्म व्यवहार की कोई आशा नहीं है कि कोई मुझे क्षमा कर देगा, कोई मेरे ऊपर नर्म व्यवहार करेगा। नहीं, भगत को छोड़ दो, भगत जो है कोई ज़्यादा गुनाह नहीं किया है। ऐसे भगत सिंह को पहले से ही लग गया था कि मुझे क्या होगी, मुझे फांसी होगी, और फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं और सुनिएगा। अंततः, अंततः यानी माय डियर होता है सबसे अंत में, अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए भगत सिंह कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो,
यानी जब देश का भाग का निर्णय हो रहा हो कि हमारा देश अब आगे बढ़ेगा, हमारा देश आज़ाद होगा, हम गुलामी की, है ना, बेड़ियों में जो बंधे हुए जकड़े हुए हैं वो सब अब हम लोग स्वतंत्र होने वाले हैं, तो व्यक्ति के भाग को पूर्णतया भूल देना चाहिए। यानी इस का मतलब हो गया, ये लाइन जो यहाँ से लिखा है, जो लाइन यहाँ से लिखा है कि जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग को पूर्णतया भूल देना चाहिए। इस टॉपिक को आप क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। ये वर्ड पूछता है आपके एग्जाम में कि किसका कथन है और किसने किससे कहा। भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिख करके कहा। यानी इसका मतलब हुआ जब पूरा देश का भाग का निर्णय हो रहा हो कि देश आगे बढ़ेगा, देश आज़ाद होगा, उस समय में एक व्यक्ति को अपने भाग को पुनः भूल देना चाहिए कि मेरा भाग क्या है, मेरे किस्मत में क्या लिखा है, मेरी फांसी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि मैं जो हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि अपने देश के लिए मरने जा रहा हूँ। भगत सिंह कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जब यह आंदोलन अपनी चरम पर पहुँचे तभी मुझे फांसी दी जाए। बहुत ही मस्ट VVI बात यहाँ पर लिखा गया है। यानी भगत सिंह कहते हैं कि जब आंदोलन कहाँ पहुँचे, अपनी चरम पर पहुँचे, जब आंदोलन जो है अपनी चरम पर पहुँचे, यानी लोग जब जम करके आंदोलन करें उसी समय मुझे फांसी दे दी जाए। क्योंकि कहा गया है कि जब लोहा गर्म हो, जब लोहा क्या हो, गर्म हो, तभी हथौड़ा मारनी चाहिए, है ना, नहीं तो बाद में मारने से कोई फायदा नहीं है। ये सब आप याद रखेंगे। और आते हैं अब आपके क्वेश्चन आंसर की दुनिया में, और क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव बताएंगे, और इसके बाद एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। बढ़ते हैं माय डियर आगे। देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़बरदस्त है। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, ये टिक आउट कर लेंगे, ठीक है, इस बार के एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिखा है विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। अभी हमने बताया कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उन्हें ही कल की देश की बगडोर, बगडोर का मतलब होता है अपने देश का, जैसे रथ आप चला रहे हो तो उसका रस्सी जो हो गया, घोड़ा का लगाम से लेकर के घोड़ा का जो रथ का वो बागडोर है, तो देश की बागडोर का मतलब हो गया देश को संभालने के लिए रस्सी अपने हाथ में लेनी है कि आपके देश कैसे चलेगा। अगर वे आज से ही राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में देश की भली भांति नहीं संभाल पाएंगे, जिसमें देश का विकास न हो सकेगा। अतः भगत सिंह कहते हैं कि विद्यार्थी को जो है राजनीति में भाग क्या करनी चाहिए, लेनी चाहिए, क्योंकि उनको देश का बगडोर अपने हाथ में क्या करनी है, संभालनी है। बात समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि इसका मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कहीं भी कोई समस्या है, कोई प्रश्न में नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करेंगे, हम उसका आंसर आपको जरूर देने का कोशिश करेंगे अपने स्तर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माय डियर। भगत सिंह की विद्यार्थी से क्या अपेक्षा है। सबसे पहले यहाँ एक वर्ड है अपेक्षा, इसका मतलब जानिएगा तब ना। अपेक्षा का मतलब होता है कि विद्यार्थी से क्या इच्छा है, विद्यार्थी से वे क्या चाहते हैं कि विद्यार्थी क्या कर पाएंगे। तब भगत सिंह कि विद्यार्थी से बहुत ही अपेक्षा है, बहुत कुछ है। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी राजनीति तथा देश की परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करें। वे चाहते हैं कि भगत सिंह चाहते हैं कि विद्यार्थी जो है राजनीति और देश की परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करें कि देश की परिस्थिति क्या है, देश कहाँ जा रही है, और उनके सुधार में उपाय सोचने की योग्यता प्रदान करें, पैदा करें कि कैसे हम देश की मतलब और आगे बढ़ाएंगे, कैसे हमारा सोच डेवलप होगा, ये सब चीज़ वे कहते हैं कि अपने देश के लिए, है ना, सेवा तन मन से करे। कैसे करे, तन और मन लगा करके देश की सेवा करे, है ना, और अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी पीछे न हटे। भगत सिंह का कहना है जहाँ देश की बात आए अपने प्राण को भी बलिदान दे दीजिए, है ना, ऐसे भगत सिंह कहते हैं। और इसी टॉपिक को आपको लिख देना होता है। ये सब क्वेश्चन जो है क्रांतिकारी क्वेश्चन है, और इन्हीं क्रांति मचाते हुए आपके एग्जाम में आता है। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और नोट्स में आपका होगा। ये तीसरा क्वेश्चन है कि भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर प्रमाणित करें।
यानी भगत सिंह कहते हैं कि देश की अगर सेवा करनी है तो कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। उनके जीवन के आधार पर प्रमाणित करना है, यानी बताना है उनके जीवन के आधार पर कि वे कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कि भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में हमारे सामने आते हैं जिनमें देश की आज़ादी के साथ समाज की उन्नति की प्रबल इच्छा भी दिखाई देती है। यानी हमारे समाज की उन्नति होती है, प्रबल इच्छा दिखाई देती है कि किस तरीके का हम आगे बढ़ेंगे। और उसकी शुरुआत जो है 12 वर्ष की उम्र में ही जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर के उन्होंने शुरू कर दिया था। कब? 12 साल की उम्र का जब थे तो उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसी की मिट्टी लेकर संकल्प के साथ जो है आगे बढ़े थे। उसके बाद 1923 में गणेश शंकर विद्यार्थी जो है, गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप से उन्होंने सीख लिया था। और भगत सिंह यह मानते थे, भगत सिंह यह मानते थे, ठीक है, और जानते भी थे कि समाज में क्रांति लाने के लिए जनता में सबसे पहले राष्ट्रीयता का प्रसार करना होगा। राष्ट्रीयता का मतलब हुआ, आपको एक शब्द यहाँ पर है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता का मतलब हुआ राष्ट्र के प्रति लगाव। यानी जनता में क्रांति लाने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार करना होगा। यानी जनता के अंदर राष्ट्रीयता की भावना सबसे पहले आनी होगी, तभी वे कुछ कर सकते हैं। उन्हें एक ऐसे विचारधारा में अवगत कराना होगा जिसकी आप इधर आएंगे नोट्स में ऊपर, जिसकी बुनियादी, बुनियादी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, जिसकी बुनियादी संभाव समाजवाद पर टिकी हो, है ना। ऐसे जहाँ पर शोषण की बात करें, जहाँ पर किसकी बात करें, शोषण की बात ना हो, यानी जहाँ पर शोषण की कोई भी बात नहीं हो, ऐसे मतलब भगत सिंह का कहनाम हो कि यहाँ पर शोषण की कोई बात नहीं हो। ठीक है, यहीं तक आप लिख सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा है कि समाज में क्रांतिकारी विचारों की धार से होगी। यानी क्रांतिकारी जब विचार आपके मन में आएगा तब ही कोई हो सकता है। वे समाज में गैर बराबरी, मतलब किसी का बराबर नहीं करना, भेदभाव, शिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि, ये सब क्या है, दुर्गुण है, अच्छा गुण नहीं है ना, खराब गुण है। और अभाव में विरोध के रूप में खड़े होते हैं, मानवीय व्यवस्था के लिए कष्ट संघर्ष सहते हैं। बस इतना तक लिखिए। वे समझाने की कोशिश करते हैं कि बिना कष्ट सहकर देश की सेवा नहीं की जा सकती है। यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। इसलिए उन्होंने नौजवान सभा बनाया था। भगत सिंह ने क्या बनाया था जी? नौजवान सभा बनाया। नौजवान सभा में सिर्फ नौजवानों को रखे थे और उनका ध्येय जो है सेवा करना, सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना, बलिदान करना, ये सब उनका जो है क्या था, उद्देश्य था, थीम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना सा काफ़ी है आपको, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का पूछता है, थोड़ा नोट्स में ज़्यादा दिया, आप इतने यहीं तक बनाएंगे, यहीं तक याद रखेंगे। ठीक है, देखिएगा चौथी नंबर क्वेश्चन। चौथी नंबर क्वेश्चन ये है कि भगत सिंह ने मृत्यु को सुंदर कहा है, वे आत्महत्या की कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचार को स्पष्ट करना है कि उनके विचार क्या है। वे कहते हैं कि आत्महत्या करना क्या है, पाप है ना, नहीं करनी चाहिए। उनका विचार को स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर। क्रांतिकारी जो थे सरदार भगत सिंह देश सेवा के बदले, है ना, दी गई फांसी यानी मृत्यु दंड को सुंदर मानते हैं। कहते नहीं, हम क्या करेंगे, देश सेवा के बदले में अगर मुझे फांसी दे दी जाती है तो सबसे बढ़िया है, हम जो है आत्महत्या नहीं करेंगे। मरना है तो हम ऐसे मरेंगे कि लोग हमें याद रखेंगे। भगत सिंह इस संदर्भ में कहते हैं, इसके बारे में कहते हैं कि जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो, यानी जब देश का हमारा भाग जो है वो उदय हो रहा हो, देश हमारा आज़ाद हो रहा हो, तब व्यक्ति के भाग को पूर्णतया भुला देना चाहिए। ये नहीं सोचेंगे हम कि बे भगत का क्या होगा, भगत मर जाएगा, है ना, इतना कम उम्र में भगत मरेगा, दुनिया को नहीं देख पाएगा। नहीं, एगो भगत के मरने से अगर कितना भगत बच सकता है, अगर देश की हमारी जो है वो युवाओं का कल्याण हो सकता है, देश में रहने वाले हर एक देशवासी का कल्याण हो सकता है, तो इससे अच्छा क्या होगा। इस तरीका का सोच था मेरे भगत सिंह का। इसी दृढ़ इच्छा के साथ, है ना, हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप से विश्वव्यापी हो गया। और उनके साथ ही जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचा तो हमें फांसी दे दी जाए।
भगत सिंह कहते हैं कि जब ये आंदोलन जब बढ़ते रहे, जब चरम सीमा पर पहुंचे, तो उस समय हमें क्या कर दी जाए, उस समय हमें फांसी दे दी जाए, ऐसे भगत सिंह का कहनाम है। और यह भगत सिंह आगे क्या कहते हैं, अगर कहते हैं कि यह जो मृत्यु होगा, वह मृत्यु भगत सिंह के लिए सुंदर होगा, जिसमें हमारे देश का क्या होगा, कल्याण होगा। यानी हम जो मरेंगे तो उसमें देश का कल्याण होगा। शोषक जो शोषण करते हैं, लोशन लगा करके शोषण करते हैं जो अंग्रेज, उनके बारे में भगत सिंह कहे हैं कि शोषक यहाँ से चले जाएं और अपना कार्य स्वयं करें। इसी के साथ व्यापक समाजवाद और संकल्पना भी करते, इसमें हमारी मृत्यु क्या हो, बेकार न हो। ऐसे भगत सिंह कहते हैं अगर मरे तो हमारी मृत्यु बेकार न हो, अर्थात संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। भगत सिंह आत्महत्या को कैरता कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो क्या करता है, कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करेगा, है ना, उसके बारे में बताते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करेगा वह थोड़ा दुख कष्ट सहने के चलते करेगा, ऐसा थोड़ा दुख और कष्ट सहने के चलते करेगा, ऐसे भगत सिंह कहते हैं, है ना। वह अपना समस्त मूल्य एक ही क्षण में खो देगा कि उसका मूल्य क्या है, उद्देश्य क्या है जीवन का, और इस जीवन से डर गया, खो दिया, ऐसा कहते। इस संदर्भ में उनका मतलब विचार है इसके, है ना, कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना, है ना, व्यर्थ में मतलब बिना काम के मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। जब मरेंगे तो मरने का कुछ उद्देश्य होना चाहिए कि आखिर हम क्यों मर रहे हैं, किस लिए मर रहे हैं। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं कि जो हम मरेंगे तो उसका हमारा कीमत ज़्यादा से ज़्यादा मिले। यानी कहने का मतलब है जो मरे तो लोगों को लगे कि नहीं, कोई व्यक्ति था जो इस दुनिया छोड़कर चला गया और इतना हम महान हो करके मरेंगे कि लोग हमेशा हमें याद रखेंगे। ये कहना है भगत सिंह का। हम मानवता की अधिक से अधिक सेवा करना चाहते हैं, संघर्ष में मरना एक आदर्श हमारा क्या है, मृत्यु है। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये 5 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, 6 नंबर भी छोड़ दीजिएगा। और आगे आते हैं, आगे आते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, है ना, ये इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपको बता देते हैं। निम्नलिखित कथनों का अभिप्राय स्पष्ट करना है, मतलब इसका मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगत सिंह कहते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ जो है व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। जो आपके जीवन में कोई कष्ट आता है तो आपको पूर्ण बनाता है। ठीक है, यानी देखो, ऊपर वाले अगर आपको कष्ट दिया है ना, तो अच्छा समझ के ही दिया होगा, क्योंकि जानते हो जब ऊपर वाले किसी को कष्ट देता है तो सोचता है ना कि बोझ उठाने वाला जो होता है ना, बड़ा कंधा होता है, मजबूत कंधा होता है, उसी को कोई बड़ा बोझ दिया जाता है। तो ऊपर वाले जो है ये बताते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। पूर्ण का मतलब होता है 100%। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। तीसरा नंबर, मनुष्य को अपने विश्वासों को पूर्णतया अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। ये तीनों का तीनों क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ मनुष्य को पूर्ण बनाती है, इसका आंसर देखिए यहाँ पर क्या है। इसका आंसर है कि भगत सिंह का मानना है कि विपत्तियाँ मनुष्य को पूर्ण बनाती है, अर्थात मनुष्य जो है सुख की स्थिति में तो बड़े ही आराम से रहता है। जब सुख होगा तो कुछ आदमी सोचता ही नहीं है, अरे मस्ती में जिंदगी जीता है ना। लेकिन अगर उस पर कोई दुख आ जाता है तो उससे दूर रहने के प्रयास करता है ना, जिससे उसका ज्ञान और कार्य क्षमता बढ़ती है और वह पूर्णतया क्या होता है, पूर्णतया पाता है, यानी पूर्ण 100% हो जाता है। ठीक है, ये पहला हुआ। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था 6 नंबर, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता के उपज है, ये लिखेगा तो आप जरूर ये सब लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति जैसे आपने लिखा, इसके पहले यहाँ पर लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत के भाग 2 के
भगत सिंह से उस एक पत्र और एक लेख से लिया गया है, जिसके लेखक भगत सिंह है। ये सब बात आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद ये जो है नीचे जो लाइन जो दिया है ये भगत सिंह का मानना है, ये सब लिखिएगा, तब आपको नंबर इसमें पूरा में पूरा मिलेगा। इसी तरह माय डियर 2 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है, उसका आंसर देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और आंसर यही है कि भगत सिंह के अनुसार। ये लिख लीजिएगा शुरू। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत के भाग 2 के है ना एक पत्र और एक लेख से लिया गया है, जिसके लेखक भगत सिंह है। भगत सिंह के अनुसार मनुष्य यह तो सोचने लगे कि अगर मैं कोई काम नहीं करूँगा तो वह काम नहीं होगा। यह तो पूर्ण गलत है ऐसे सोचना कि नहीं ये काम हमसे नहीं होगा। वास्तव में मनुष्य विचार को जन्म देने वाला नहीं होता है। मनुष्य को अपने विचार को जन्म देने वाला नहीं होता, अर्थात परिस्थिति जो होती है ना वो विशेष रूप से विचार वाले व्यक्ति को पैदा करती है। अर्थात हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता के ही क्या है उपज है कि हमारी जो है आवश्यकता कैसे होगी, समय कैसा होगा, इसके हिसाब से। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़पूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए कि विश्वास है कि नहीं भाई हम ये काम को बढ़िया से कर लेंगे। इसमें भगत सिंह कहते हैं कि वही लिख लीजिएगा पहले में जो हम बार बार बता रहे हैं। भगत सिंह कहते हैं कि अगर एक बार किसी लक्ष्य या उद्देश्य का निर्धारण करने के बाद उस पर अडिग रहना चाहिए तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमें अपने लक्ष्यों को अवश्य क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ऐसे भगत सिंह का क्या है, कहनाम है। आगे बढ़ते हैं माय डियर, और इसमें 8 नंबर क्वेश्चन है, और 8 नंबर क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जो हमने समझा दिया है। जब देश का भाग का निर्णय हो रहा हो तो एक व्यक्ति के भाग का पूर्णतया भुला देना चाहिए कि भाई मेरा भाग जो है क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा। अरे एक भगत को जाने के बाद, एक व्यक्ति को जाने के बाद पूरा देश के भाग जब सही हो रहा है तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कौन है। ठीक है, इसी को अपने अंदाज में लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, बार बार आया है क्वेश्चन कि भगत सिंह जो है वो भगत सिंह है ना, वो भगत सिंह अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि कब मुझे मार दिया जाए। तब भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए इच्छा व्यक्त करते हुए कहा है कि जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो हमें फांसी दे दी जाए। उस समय फांसी दी जाए जब आंदोलन चरम सीमा पर पहुंचे, है ना, उस समय मुझे फांसी दे दी जाए। ऐसा समय इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि यदि कोई सम्मानपूर्ण या उचित समझौता होना हो तो वैसे व्यक्ति का मामला उससे कोई रुकावट उत्पन्न करे। यानी वो कहते हैं कि हम उसी समय मरे, है ना, जब हमारे देश का भाग का निर्णय हो रहा हो। अगर ऐसे हम उस समय मरते हैं तो हमारा मरना एक स्वाभाविक होगा, अच्छा होगा, लोगों के लिए कल्याण होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह ने इस पत्र से अपनी गहन जो है वो क्या थी, पद से गहन वैचारिकता, आदर्शवादी दृष्टि का परिचय मिलता है। इसके आधार पर पुष्टि करना है तब आपको पता होगा कि क्रांतिकारी भगत सिंह ने इस पत्र में 3-4 सवालों का विचार किया है, जिसमें आत्महत्या, जेल जाना, कष्ट सहना, मृत्युदंड और रूसी साहित्य, इस सब के बारे में जिन्होंने बताया है, भगत सिंह ने जो बताया है, इससे यह तय होता है कि भगत सिंह आत्महत्या के विषय में वो विचार करते हुए केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त करना नहीं, बल्कि मनुष्य की कायरता बताते हैं। कहते हैं वो व्यक्ति कायर है जो आत्महत्या करना चाहता है, एक क्षण में समस्त पुराने अर्जित जो है मूल को खो देना मूर्खता। अतः भगत सिंह को संपूर्ण संघर्ष करने की बात कहते हैं। यानी दूसरे जेल जाना भगत सिंह व्यर्थ नहीं कहते, कहते हैं कि रूस की जारशाही का तख्ता पलट, है ना, बंदियों की बंदीगृह में कष्ट सहने का कारण बना था। यानी रूस में जो तख्ता पलट हुआ था, जो बंदी लोगों को रखा गया था जेल में, वो लोग अगर नहीं गए होते उसमें तो रूस में तख्ता पलट नहीं होता, सैनिक जो है विद्रोह नहीं करता। अतः यदि आंदोलन को तीव्र करना है तो कष्ट सहन से नहीं घबराना चाहिए।
है ना। अर्थात देश सेवा में के क्रम में क्रांतिकारी को ढेरों कष्ट सहने पड़ते हैं, जेल जाना पड़ता है, उपवास रहना पड़ता है, इत्यादि अनेकों दंड भुगतना पड़ता है। अतः भगत सिंह कहते हैं कि हमें क्या करनी चाहिए, हमें कष्ट सहने से नहीं डरना चाहिए, हमें कष्ट सहने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि विपत्तियां ही मनुष्य को क्या बनाती है, पूर्ण बनाती है। एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त रहा जो कि हमने बताया। ठीक है, आगे देखिएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, भगत सिंह अपने फांसी के किस समय की इच्छा हमने बता दिया है। भगत सिंह विद्यार्थी से क्या अपेक्षा रखते हैं, पहला क्वेश्चन बताए थे, जो कि ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। आगे है जीवन में विद्रोह का स्थान क्या है, ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं माय डियर, कि जीवन में विद्रोह का है ना क्या स्थान है, तो देखेंगे तो ये इसमें बताया गया है कि जीवन को सफलता के शीर्ष पर ले जाने के लिए विद्रोह आवश्यक है। विद्रोह के अभाव में हम भयभीत हो रहेंगे। ऐसी अवस्था में हम खोज नहीं सकते हैं, हमें निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, हम नहीं सीख सकते हैं, नहीं जागरूक बन सकते हैं। क्रांति से, विद्रोह से हमें भय का उच्छेदन कर सकते हैं, अर्थात धर्म के विरुद्ध भी हम जा सकते हैं। यानी भगत सिंह कहते हैं कि हमें विद्रोह करना होगा, हमें सड़े हुए समाज को चीर फाड़ कर नया बनना होगा, यानी हमें अलग निकलना होगा। ठीक है, व्यवहारिक राजनीति का क्या मतलब होता है छोड़ दीजिएगा, ये इसको हटा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ये तो क्वेश्चन हमने प्रसंग व्याख्या करने वाला बता दिया है। ठीक है, जब देश का भाग का निर्णय हो रहा तो व्यक्ति को अपने भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए, हम तो समय की आवश्यकता की उपज है, ये बता दिए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक हमने जो बताया, यहाँ तक जो भी क्वेश्चन ये जो दिख रहा है सब पहले बता दिए हैं। अब चैप्टर शुरू होगा, ओ सदा नीरा 7वीं चैप्टर है ना, गंडक नदी के बारे में बताएं। तो ये सब आपको अगला हम क्लास में लेकर के आते हैं। अभी आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट आपको अगला वीडियो बना देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अभी समय के अभाव में थोड़ा सा और कहीं दूसरे जगह हैं, इसलिए हम अभी डिजिटल बोर्ड पर आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, है ना। तो अभी थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। आते हैं, तो लव यू गाइस, ऐसे ही प्यार दुलार मोहब्बत बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।